Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 28th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं. नाउ एज यू कैन सी इन फ्रंट पेज यहाँ पर ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे लिए, बस यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. नाउ सुप्रीम कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट ऑन प्ली ऑन ईडी चीफ टर्म. यहाँ पर अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, ये एक साल पुरानी न्यूज़ है. उन्होंने उनके जो मेंबर्स हैं, है ना, अपोजिशन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर, जो कुछ मेंबर्स के ऊपर यहाँ पे एलिगेशन थे मनी लॉन्ड्रिंग के, ऐसे कुछ केसेस चल रहे थे. तो इसमें यहाँ पे सीबीआई और ईडी के जो ईडी को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया था. नाउ फिर उनके टर्म्स में यहाँ पे क्या किया, उनको एक्सटेंड किया गया 2 से 3 बार. उनको क्या किया गया, उनके जो टर्म्स है, जैसे ईडी का जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो 2 ईयर्स के लिए होता है, तो उसको वहाँ पे इंक्रीज करके कितना कर दिया था, 5 ईयर्स कर दिया था. ओके, अभी भी ये जो केस है वो पूरा सॉल्व नहीं हुआ है. तो इसी के चलते हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे प्ली फाइल की, पिटीशन फाइल की. उन्होंने ये कहा कि ये क्लेम किया कि ये कुछ भी नहीं, एक पीस मील है, जो कि सिर्फ क्या करना चाहते हैं, जो ईडी है उनके जो टर्म्स हैं, टेन्योर है, उसको यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंड करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिएक्टेड शार्पली ऑन मंडे दैट it is not concerned with the politics when the government claimed that the opposition to the piecemeal tenure extension granted to enforcement director SK मिश्रा. तो इनको जो एक्सटेंशन दिया गया था, अब इसको क्या कर दिया गया है, अब उनको कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगा. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही है कि जो ईडी चीफ थे, कौन, SK मिश्रा, उनका जो टर्म था अब उसको यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा. ये बस न्यूज़ थी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ. यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी से रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल पार्टी से ये इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ओके, यहाँ पर क्या है, अनपैकिंग द न्यू सेट्स ऑफ ई वेस्ट रूल. नाउ व्हाट इज ई वेस्ट, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है. और इसके यहाँ पर इंडिया में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली ई वेस्ट के यहाँ पे रूल्स आते गए. पहले यहाँ पे 2011 में ई वेस्ट का रूल आया ना, उसमें अमेंडमेंट होकर 2016 में एक रूल आया, फिर 2018 में आया, ना यहाँ पे 2022 के भी रूल्स आए हैं. तो इन रूल्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट व्हाट इज ई वेस्ट, उसके बारे में हम जान लेते हैं. तो ई वेस्ट क्या होता है, अर्थ से निकलने वाला जो मेटल होता है ना, अर्थ से जो हमें मेटल मिलता है सारा, उसका हम यूज़ करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में और बहुत सारी चीज़ों में हम उसका यूज़ करते हैं. फिर उससे क्या होता है, एट द एंड वेस्ट जनरेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ई वेस्ट. ओके, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जैसे मरकरी हो गया हमारा, मरकरी, लेड, कैडमियम, फ्लेम, बेरियम, लिथियम. तो इस तरीके के जो मेटल्स होते हैं, इसको, इनसे जो प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं ई वेस्ट. इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स हेल्थ में, हमारी जो हेल्थ होती है, इसमें हमारी हेल्थ में इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं. इसलिए इसका जो मैनेजमेंट है ना, ये ई वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सुटेबल तरीके से होना चाहिए, ताकि इसका जो असर है हमारी बॉडी पर, मतलब हमारी हेल्थ पर ना हो. ओके, तो आई होप आपको व्हाट इज ई वेस्ट ये क्लियर होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं ई वेस्ट को यहाँ पर ये जो मैनेज करने के लिए इंडिया में बहुत सारे सेट्स ऑफ रूल लेकर आए. पहला यहाँ पे द फर्स्ट सेट ऑफ रूल कब आता है, 2011 में इसको नोटिफाई किया गया था, और ये जो रूल है 2012 में ये इफेक्टिवली यहाँ पर आता है. ओके, इस रूल में क्या था, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रूल वॉज इंट्रोड्यूस एंड एक्सटेंडेड द प्रोसीजर EPR. इसमें क्या किया था, ये जो 2012 में ई वेस्ट रूल आया था, इसमें EPR जो था, EPR क्या होता है, EPR होता है एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें जो प्रोसीजर होती है ई वेस्ट मैनेजमेंट की, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था. एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर उनको पूरी उनको ऑथराइज्ड कर दिया था कि आपको क्या करना है, जो भी आप ई वेस्ट, यहाँ पे कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ई वेस्ट जनरेट कर रही है, तो उसको पूरी तरीके से उसमें क्या करना, ऑथराइज कर दिया था कि आपको जो उसका पूरा मैनेजमेंट है वो आपको ही करना पड़ेगा. ओके, फिर यहाँ पर ई वेस्ट रूल आते 2016 में, और उसको 2018 में क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है. 2018 में जो अमेंडमेंट होता है उसमें क्या प्रोविजंस इंक्लूड किए गए था, उन्होंने मेन क्या कर दिया था, मेनली जो अभी हमने ऑथराइजेशन की बात करी, जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है और कोई भी जो ई वेस्ट है,
जो भी निकल कर आ रहा है उसका भी आपको क्या कर दिया गया था, यहाँ पे आपको ऑथराइज कर दिया गया था कि आपको यहाँ पे क्या करना है पूरी तरीके से, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस ई वेस्ट की मैनेजमेंट की, है ना। उसको पूरी किस तरीके से उसको रिसाइकल करना है, उसका डिस्पोजल करना है, जितना भी रेसिडुअल निकल रहा है, ठीक है, उसकी रिकवरी आपको कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें किस पर कर दिया था, जो भी ऑथराइज्ड कंपनी होगी। ओके ना, उसके बाद यहाँ पर नवंबर 2022 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने फर्दर एक न्यू सेट्स ऑफ रूल ई वेस्ट के यहाँ पे क्या किए हैं, इन्फोर्स किए हैं, जो कि अप्रैल 1 2023 से क्या होंगे, लागू होंगे। ओके, तो अभी हमारे पुराने सेट्स ऑफ रूल ही चल रहे हैं। अब 1 अप्रैल 2023 से हमारे न्यू सेट्स ऑफ ई वेस्ट रूल यहाँ पर इन्फोर्स होंगे। ओके, अब ये जो रूल्स हैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है इस आर्टिकल में कि इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, बहुत सारे जो फैक्टर्स एक तरीके से पीछे छूट रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दीज रूल एड्रेस सम ऑफ क्रिटिकल इश्यूज बट साइलेंट ऑन अदर। इन्होंने कुछ जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उस पर तो बात करी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट को, उस पर क्या है, ये साइलेंट है ये रूल। ओके, पहला यहाँ पे क्या प्रोविजन है, पहला अगर हम फर्स्ट मेन चैप्टर देखते हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि दिस इंक्लूड प्रोविजन ऑफ ईपीआर फ्रेमवर्क, द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट बीइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना, मैन्युफैक्चर प्रोसीजर रिसाइकलर। अब यहाँ पर देखिए हमने ईपीआर के बारे में देखा था, ईपीआर क्या है, एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यहाँ पर अब ये जो हमारे न्यू सेट्स ऑफ रूल आए हैं उसमें उन्होंने क्या कर दिया है, एक प्रोविजन ऐड किया है कि जो भी स्टेक होल्डर होगा उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मस्ट है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, जो हमने अभी बात की थी किसकी, ऑथराइजेशन की, है ना, ऑथराइजेशन ऑफ जो अर्लियर रूल प्लेज इंपॉर्टेंस ऑन सीकिंग ऑथराइजेशन बाय स्टेक होल्डर बट वीक मॉनिटरिंग सिस्टम एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिजल्टेंट इन एडिक्वेट इन कंप्लायंस। जो पहले हमारे रूल में क्या था, ऑथराइजेशन था। ऑथराइजेशन का मतलब हमने भी समझा कि आप जो भी ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसका पूरा मतलब डिस्पोजल कैसे करना है, रिसाइकिल कैसे करनी, सारी चीजें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट के, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। और उसकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किस पर होगी, जो भी अथॉरिटी है ना, जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये ई वेस्ट यहाँ पर जनरेट किया है। ओके, बट यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंसी के कारण, यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने ये ऑथराइजेशन दी थी इसमें हमें क्या, इसके कंप्लाइन मतलब ये कंप्लीट होता हमें नजर नहीं आया। ओके, अब जो हमारा न्यू रूल आए हैं ई वेस्ट के, उसमें अब क्या कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मस्ट है। क्या मतलब कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको आपको ऑनलाइन यहाँ पे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब इससे क्या होगा, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं हाँ ये अच्छा कदम हो सकता है। रजिस्ट्रेशन होगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं जो कि यहाँ पे ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते फर्दर, यहाँ पे रिसाइकल अंडरटेक एक्टिविटीज फॉर मैनी फॉर्मल रिसाइकल्स अंडरटेक एक्टिविटीज ओनली अप टू प्री प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन स्टेज। अब यहाँ पर जो दो चीज आ जाती है, एक फॉर्मल आ गया, ठीक है हमारा, और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अब फॉर्मल रिसाइकलर्स क्या है, उनको सिर्फ दो एक्टिविटी में यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया। पहली कौन सी, प्री प्रोसेसिंग की, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका जो प्री प्रोसेसिंग एक्टिविटी होती है उसमें, ठीक है। और उसके बाद जो सेग्रीगेशन स्टेज होता है उसमें कौन है, फॉर्मल सेक्टर है। उसके बाद जो जितना भी चैनलाइजिंग का ई वेस्ट का जो चैनलाइज होता है उसमें कौन इन्वॉल्व है, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर इन्वॉल्व है। ओके, तो मतलब जो हमारे मेन काम है उसमें कौन इन्वॉल्व है, हमारा फॉर्मल सेक्टर, और जो चैनलाइजिंग का काम है उसमें कौन इन्वॉल्व है, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या है, प्योर वॉल्यूशन है, प्योर वॉल्यूशन है किसका, लॉ का। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर जिसने भी यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे जनरेट किया है उसकी यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको रिसाइकल करने की, सेग्रीगेशन की, है ना, वेस्ट को यहाँ पे चैनलाइज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात की जैसे कि एक कॉमन डिजिटल पोर्टल है, जैसे कि स्टैंडर्डाइजिंग द ई वेस्ट वैल्यू चेन थ्रू अ कॉमन डिजिटल पोर्टल में इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड इज क्रूशियल टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंट पेपर ट्रेंडिंग। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात कर दी किसकी, कि हम पोर्टल में क्या करेंगे,
अपना यहाँ पे डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है ना, हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। बट ये क्या लेकर आएगा, एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा। बट इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, इसमें भी हम इसको धोखा दे सकते हैं। कैसे कि जैसे कि पेपर ट्रेडिंग की जाती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स ट्रेड जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पेपर की जगह जो हम पेपर का कलेक्शन होता है, हम यहाँ पर ये शो कर दें कि हमने क्या किया है, 100% यहाँ पे पेपर का कलेक्शन किया है। बट उस कलेक्शन में मेनली जो वेटेज होगी वो किसकी होगी, यहाँ पे स्क्रैप्स की। मतलब आपने स्क्रैप्स यहाँ पे जो पेपर के अलावा जो भी अदर वेस्ट होते हैं आपने उसको यहाँ पे कलेक्ट किया और ये बता दिया कि हमने क्या किया, हाँ हमने 100% यहाँ पे पेपर का कलेक्शन किया है, ठीक है। तो इससे जो हमारा टारगेट होगा, जो मेन टारगेट, हम उससे यहाँ पे मीट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो क्या है, मायोपिक है, वो यहाँ पे लेफ्ट आउट है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है उससे वो लेफ्ट आउट है। कैसे, यहाँ पे किसी भी ई वेस्ट मैनेजमेंट के टू स्टेज होते हैं उसकी रिकवरी के, है ना। अगर हमें तरीके से एक अच्छे इफिशिएंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग करनी है तो उसके यहाँ पे 2 मेन स्टेज होते हैं। कौन कौन से, एक होती है कंपोनेंट रिकवरी, दूसरा होता है रेसिडुअल डिस्पोजल। कंपोनेंट रिकवरी मतलब कि जो भी ई वेस्ट मैनेजमेंट निकल रहा है उसमें से आप कितनी ज़्यादा रिकवरी कर सकते हैं, मतलब कि जो भी अर्थ मेटल्स हैं उसमें से आप कितने ज़्यादा रिसोर्सेज को फिर से वहाँ पर निकाल सकते हैं, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जैसे कि कोई भी यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे यहाँ पे मरकरी वगैरह का कुछ भी कोई भी मेटल, उसमें से हम कितना मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो जिसको हम फर्दर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो ये कंपोनेंट की रिकवरी होगी। दूसरा बात इसमें क्या की जा रही है, रेसिडुअल डिस्पोजल। अब ये सारी जो रिकवरी होगी उसके बाद यहाँ पे रेसिड्यूज बचे, इसका यहाँ पर इफेक्टिव मतलब सेफ डिस्पोजल कैसे होगा, ये जो लेफ्ट ओवर रेसिड्यूज हैं उसको आप किस तरीके से रिसाइकल करेंगे, उसका पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट पूरा यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट को, उसको यहाँ पे क्या किया गया है, इसको यहाँ पे लेफ्ट आउट किया गया, ठीक है ना। बट डू नॉट क्लियरली स्टेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंश्योरिंग रिकवरी टेंजेंट। यहाँ पे रिकवरी के क्या क्या टेंजेंट्स होने चाहिए उसको यहाँ पे पूरी तरीके से इंश्योर इस बिल में, ये जो हमारे न्यू रूल्स हैं उसमें यहाँ पे नहीं बताया गया। नेक्स्ट इसमें बात करी जा रही कि जो पीआरओ है, न्यू नोटिफिकेशन डज अवे विद द पीआरओ। जो हमारा पीआरओ है, ठीक है, पीआरओ क्या है आप सभी को हमने बताया कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, हमारे जो न्यू रूल्स हैं उसमें से हटा दिया गया, एक तरीके से हटाया नहीं मतलब कि दूर कर दिया। अब इनकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, क्या हो गई कि रिसाइकल करना है, ऑथराइज करना है रिसाइकल्स को, है ना। जो पीआरओ इनको क्या करना है, मेनली रिसाइकलिंग का इनका काम होता था, जितने भी रिसाइकल्स होते थे, है ना, अदर देन दिस, तो उनको क्या करना है, ऑथराइज करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एट द एंड उनको यहाँ पे एक डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट करवाना होगा, पोर्टल के थ्रू एक डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा। तो देखिए एक तरीके से सिर्फ इनको अब क्या करना है, इनका एट द एंड एक काम ये रहेगा कि आपको यहाँ पे एक डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या डिजिटल सर्टिफिकेट हम यहाँ पर फेक नहीं बनवा सकते, तो इसमें यही बात की जा रही है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिसाइकलर जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर जो सर्टिफिकेट है ऑथराइज रिसाइकलिंग के, उसको वो क्या कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर फेक भी बनवा सकते हैं, जिससे अब क्या होगा, हमारा जो डबल वेरिफिकेशन वगैरह तो यहाँ पे होता नहीं, तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ रिसाइकलिंग है वो इसमें क्या होगी, टारगेट होगी। ओके, अब जैसे इसमें यही बात की जा रही है, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ई वेस्ट को हैंडल करने में, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी जो हमारे न्यू रूल्स हैं इनमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इसमें मतलब कि देखिए, विच वुड बी ऑन अकाउंट इट्स इलीगैलिटी, द इनफॉर्मल सेक्टर इज द फेस ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। 95% ऑफ ई वेस्ट इज चैनलाइज्ड टू द सेक्टर। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो 95% ऑफ क्या करता है, जो हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसको यहाँ पर डिस्पोज करने में हमारी हेल्प करता है। बट इसको यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमारा ये न्यू रूल्स है उनमें इनफॉर्मल सेक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक कंसर्न भी यही है कि हमें मेजर कंसर्न क्या है कि कहाँ पर हम ये ई वेस्ट को हैंडल करेंगे, क्योंकि इनफॉर्मल और रिसाइकलर्स को यहाँ पे हमें हैंडल करना होता है। अब यहाँ पे जो न्यू रूल्स है उनमें उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, तो वो भी क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो ई वेस्ट को वो मैनेज करते थे उसमें भी अब क्या होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है, इसमें दिल्ली का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दिल्ली ने मतलब किस तरीके से काम किया कि वहाँ पर एक करो संभव, एक दिल्ली बेस्ड पीआरओ है करो संभव, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी इनफॉर्मल एग्रीगेटेड इन इट्स कलेक्शन मैकेनिज्म, जितने भी इनफॉर्मल एग्रीगेट्स हैं उनको इस कलेक्शन में ऐड किया है, ठीक है ना। थ्रू दिस इनिशिएटिव ई वेस्ट इज एंटर्ड इन अ सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड द इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो हैड एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड लीगल सिक्योरिटी। ना यहाँ पे
दिल्ली का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। दिल्ली में क्या है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, करो संभव। अभी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज करो संभव, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। अब इससे क्या होगा, जो भी एक स्ट्रक्चर होता है ई वेस्ट मैनेजमेंट का, है ना, ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए जो भी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को भी क्या किया गया है, ऐड किया गया है। अब इससे दोनों सेक्टर को, एक तो ई वेस्ट मैनेजमेंट भी इफेक्टिव रूप तरीके से होगा, और दूसरा जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है उनको यहाँ पे फाइनेंशियल और लीगल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो हमें इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेकर आने होंगे, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट में। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये भी बात की जा रही है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको बहुत कम अवेयरनेस है। हमें क्या करना होगा, उनको अवेयर करना होगा किसके बारे में, ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जितनी भी फॉर्मल कंपनीज हैं, लो नंबर ऑफ क्लस्टर्ड इन मेट्रोपॉलिटीज ऑल्सो फेल्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप कलेक्शन टू कंज्यूमर व्हेन द क्वांटम ऑफ ई वेस्ट इज नॉट इनफ टू मीट देयर ओवरहेड एक्सपेंशन और ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है, जो हमारे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ई वेस्ट के बारे में इतना यहाँ पर नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, उनके बारे में। तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत है कि जो फॉर्मल कंपनीज हैं, ठीक है, तो डोर स्टेप तक, मतलब उनके दरवाजे तक हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वेस्ट को जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि कभी क्या कहते हैं, उनका जो वेस्ट का जो कलेक्शन है उसके लिए यहाँ पर उनको भेजना होगा। क्योंकि अब यहाँ पर मेनली यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो कंपनीज हैं तो कंज्यूमर से वो क्या नहीं कर पा रही है, जो वेस्ट है उसको कलेक्ट नहीं कर पा रही है। और ये भी इसका मेन टारगेट यही है कि हमें क्या करना है, जो ई वेस्ट है उसको सेफली डिस्पोज करना है। इसलिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ई वेस्ट को कलेक्ट कर सकें। और कंज्यूमर में मेनली क्या है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में, जिसके कारण क्या होता है, हम ई वेस्ट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जब हम क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्टली क्या होता है, जो हमारा वेस्ट होता है उसमें हम इसको डायरेक्टली डिस्पोज कर देते हैं, जिसके कारण हमें इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारी हेल्थ में। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। तो इसमें यही बात की जा रही है कि हमें क्या करना होगा, अवेयरनेस लानी होगी कंज्यूमर्स में, ताकि हम ई वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज कर सकें। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिवली फ्यू टोबैको यूजर्स इन द सदर्न स्टेट्स। अब इसमें यहाँ पे टोबैको यूजर्स का क्या बताया, एक पूरा मैप बताया गया। द शेयर्स ऑफ स्मोकर्स इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया बट स्मोकलेस टोबैको कंजम्पशन कंटिन्यू अनबेटेड। अब देखो यहाँ पे टोबैको का कंजम्पशन जो है दो तरीके से किया जाता है, आप सभी को पता हो। एक डायरेक्टली उसको च्यू किया जाता है, और दूसरा उसको बीड़ी या सिगरेट के स्मोक के फॉर्म में मतलब उसको लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्मोकर्स हैं, है ना, जो हम बीड़ी और सिगरेट का यूज़ करते हैं उसका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है, बट जो हम टोबैको डायरेक्टली च्यू करते हैं उसका नंबर अभी भी, उसका जो कंजम्पशन हो रहा है वो अभी भी क्या है, इंक्रीज होता हमें दिखाई दे रहा है। अब इस चार्ट में देखिए, ये जो हमारा डेटा है, फर्स्ट ये चार्ट क्या बता रहा है, इस चार्ट में मेनली ये है कि अगर हम नदर्न स्टेट को देखें, नॉर्थ और ईस्ट स्टेट में, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो हमारा स्मोक है ना, जो सिगरेट बीड़ी का यूज है वो अभी भी क्या है, उसकी जो परसेंटेज है वो हमें हाई दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में स्मोक्स का ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, मतलब बीड़ी सिगरेट इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। सेकंड इसमें ये बताया जा रहा है, मैन हु च्यूड गुटखा विद टोबैको एंड पान मसाला। अब यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट है आप इसको अच्छे से देखिए, जैसे कि इसमें एमपी आ गया, बिहार, यूपी आ गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर क्या किया जाता है, जो गुटखा होता है आप सभी को पता होगा, गुटखा और टोबैको को और पान, यहाँ पे इन सबको मिक्स करके क्या किया जाता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन किया जाता है। ओके, सदर्न स्टेट्स में अगर हम देखें और नॉर्थ हमारा नदर्न स्टेट जो है वहाँ पर अभी भी इसका जो कंजम्पशन है वो कम है, बट जो हमारा ये मिडिल हम कह सकते हैं, जो ईस्ट इंडिया साइड और जो हमारा मिडिल इंडिया, वहाँ पर इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सदर्न स्टेट में हमने ये तो देखा कि जो स्मोकर्स है उनका कंजम्पशन, जो स्मोक है उसका कंजम्पशन कम है, बट यहाँ पर क्या है, जैसे एक पर्सन है ना, वो कंजम्पशन तो यहाँ पे कम करता है, बट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, 100 में से सिर्फ यहाँ पर आप समझ लीजिए 10% ही, 10 लोग ही हैं, 10 पीपल हैं जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो इतना ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, मतलब कंजम्पशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो एक दिन में 10 से 15 जो बीड़ीज़ हैं, सिगरेट है, इसका यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि यहाँ पर कंजम्पशन तो कम है, पीपल कम कंजम्पशन करते हैं, बट जो उनका रेट है, रेट ऑफ कंजम्पशन, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इसमें जीएसटी वगैरह भी लगाई गई है, बट स्टिल
जीएसटी वगैरह लगाई गई, बट इतना ज़्यादा यहाँ पे जीएसटी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर उनके जो प्राइसेस हैं अभी भी हमें क्या मिल जाते हैं, कम मिल जाते हैं। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सिगरेट हो गए, हुक्का हो गया, ठीक है, बीड़ी हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि सिगरेट पे यहाँ पे जीएसटी लगा, ठीक है, इसके रेट यहाँ पर हाई हो गए, तो अब पर्सन क्या करेगा, इसके अल्टरनेटिव्स ढूंढेगा। यहाँ पे बीड़ी तो उनको फ्री में मिल रही है, मतलब बीड़ी तो सस्ती मिल रही है, अब वो बीड़ी का यूज़ करने लग गए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करने की जरूरत है कि जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं उनमें सेम रेट हो, है ना, सेम रेट हो, मतलब कि उन पर जो टैक्स लग रहा हो वो सेम लग रहा हो, जिससे कि क्या होगा, रेट हाई होगा तो उसका जो कंजम्पशन है वो भी कम होगा। अब देखिए, इसकी सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि जीएसटी इसमें ज़्यादा लगाएंगे, मतलब इसमें अगर हम टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाएंगे तो उसका कंजम्पशन रुक जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके यहाँ पे हम नेगेटिव भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी क्या हो सकती है, कालाबाजारी हो सकती है ना। आप इसके ट्रैफिकिंग, मतलब कि एक तरीके से जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना, इलीगल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करना स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बस हमने इसमें डेटा देख लिया कि किस तरीके से ड्रग का जो मतलब कि टोबैको का कंजम्पशन है वो यहाँ पर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करें। नेक्स्ट है हमारा द न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि यहाँ पर क्या था, रशिया एंड यूएस के बीच में एक ट्रीटी थी, उसका नाम था स्टार्ट ट्रीटी। जब ये कोल्ड वॉर एंड हुआ था 1991 में, ठीक है ना, यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट होकर यहाँ पर रशिया और जो अदर कंट्रीज यहाँ पर बनकर आई थी। उसके बाद यूएस और रशिया के बीच में यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी स्टार्ट, ठीक है ना। इसमें मेन पर्पस इनका ये था कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन पर हम रोक लगाएंगे, मतलब कि अब उनका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर ये ट्रीटी रिवाइज होती है 2010 में, जिसमें यहाँ पे देखिए, The new treaty was signed in 2010 by the former US President Barack Obama and Russian President Dmitry Medvedev एंड केम इनटू फोर्स फरवरी 2011। ये 2010 में ये ट्रीटी फिर से साइन होती है। अब ये जो ट्रीटी थी, तो रशियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अभी पुतिन जी, उन्होंने क्या किया है, इस ट्रीटी को अनाउंस किया था मॉस्को में कि वो क्या कर रहे हैं, जो स्टार्ट ट्रीटी है उसको यहाँ पे ये सस्पेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। मेन रीजन इसका ये बताया कि जो रशिया है वो वेस्ट के साथ है, वो क्या कर रहा है, वेस्ट के साथ मिलकर रशिया को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यूएस जो है वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर, नेटो और वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर वो क्या करना चाहता है, रशिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जो ये स्टार्ट ट्रीटी है उससे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। अब हम इस ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। यहाँ पे जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं उनके रिडक्शन के लिए ये एक ट्रीटी थी, ठीक है ना। द लास्ट रिमेनिंग आर्म्स रिडक्शन पैक्ट बिटवीन द फॉर्मर कोल्ड वॉर राइवल्स कैप्स 1500 the number of nuclear warheads can be deployed by Russia and United States of America। ये 5 Feb 2011 को ये इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, इट कंटिन्यू बाई पार्टीसन प्रोसेस ऑफ वेरीफिलिटी रिड्यूसिंग यूएस एंड रशियन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल्स। मतलब इसका मेन यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि हम यूएस और रशिया क्या करेंगे, उनके जितने भी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उसको यहाँ पे वो लिमिट करेंगे, ठीक है। 700 स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स एंड 1550 ऑपरेशनल वॉरहेड्स, मतलब इनका मेन ये लिमिट यहाँ पे लगा के रखी थी कि इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होगा। इसका ड्यूरेशन कितना था, 10 ईयर्स तक था 2021, बट इसको यहाँ पे फिर से 5 साल के लिए और ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया था। अब इसकी जो डेट है 2016 हो गई थी। पहले ये ट्रीटी 1991 में आई थी, ठीक है। एग्रीमेंट require the destruction of excess delivery vehicles which are verified using intrusive verification regime that involve one side inspection। अब इसमें मेनली यही था कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सेस में यहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं उनको हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो ट्रीटी है ये 2010 में फिर से साइन होती है। अब इसमें मेनली ये क्या था कि हम क्या करेंगे, वॉरहेड डिप्लॉय 700 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर और 1515 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब बाइंडिंग कर दिया था कि इससे ज़्यादा, मतलब एक लिमिट सेट कर दी गई थी कि यहाँ पे हम 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स और 700 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर हमारी होगी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये ऑर्गन ऑन अ चिप अटैक। यहाँ पर ऑर्गन ऑन अ चिप की बात की गई। अब ये ऑर्गन ऑन अ चिप क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। ऑर्गन ऑन अ चिप एक ऐसी डिवाइस है जिसको क्या किया जाएगा, जैसे कि कोई भी ड्रग होता है ना,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई भी ड्रग बनाते हैं, ठीक है। ड्रग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसमें पहले केमिकल फार्मूला लगता है, कौन कौन से ड्रग कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर इसमें जो एनिमल्स होते हैं इस पर क्या किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। एनिमल्स के बाद यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में क्या किया जाता है, इसका यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये क्या होती है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ड्रग को यहाँ पर बनाने की बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और टाइम टेकिंग भी होती है। इसके लिए यहाँ पर एक न्यू टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसका नाम है ऑर्गन ऑन अ चिप। यहाँ पर हम एक ऐसी चिप को यहाँ पे बनाया गया है जो कि क्या करेगा, हमारे जो भी ऑर्गन्स है जैसे कि लंग ऑन चिप, ठीक है, लीवर ऑन चिप, स्टमक ऑन चिप, गट ऑन चिप, तो ये हर ऑर्गन के लिए यहाँ पर एक ऐसा चिप यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है जो कि क्या करेगा, पूरी तरीके से जो हमारा ऑर्गन जैसे लंग ऑन चिप है वो क्या करेगा, पूरी जो हमारी लंग है उसकी मिमिक्री करेगा। मिमिक्री इन द सेंस कि जिस तरीके का हमारा जो लंग है वो यहाँ पर वर्क करता है उसका पूरी तरीके से वो भी जो चिप ये इस तरीके की चिप होगी, ठीक है। इसको हमारे लंग में लगाया जाएगा। इसमें हमारे ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड और जो हमारा लिम्फ होता है ना, ब्लड आरबीसीज और जो हमारे लिम्फ होते हैं उसको यहाँ पर रखा जाएगा। और ये पूरी तरीके से जैसा हमारा लंग यहाँ पर काम करता है ना, उस तरीके का। देखिए इसमें ये यहाँ से एयर जा रहा है, यहाँ पे वैक्यूम चैनल्स हैं। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स यहाँ पे फूलते हैं, है ना, और कंट्रास्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो उसी तरीके से ये भी क्या होगा, ये इस साइड से और इस साइड से यहाँ पे कंट्रास्ट और रिलैक्स होगा। ये हमारे लंग सेल्स हैं और नीचे यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है जैसे कैपिलरीज, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये मिमिक्री किस तरीके से करता है उसके बारे में बता रही हूँ मैं। अब यहाँ पर जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया लंग्स में तो वो लंग सेल्स में आएगा। अब नीचे क्या हमारे लिम्फ्स हैं, WBCs हैं। और WBC का काम क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया और इन्फेक्टेड वायरस वगैरह कुछ भी आता है तो उसको यहाँ पे वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे। बट मान लीजिए कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आ गया, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रग दिया, तो ये जो बैक्टीरिया है कुछ भी है ये किस तरीके से यहाँ पर ये जो हमने ड्रग दिया है उस पर यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो ये उसके बारे में पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। तो इस चिप से क्या होगा, जो हम यहाँ पर मेनली ये बताया जा रहा है कि जो हम एनिमल पर यहाँ पर क्या करते हैं, वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और ये टाइम जो हमारा टाइम है उसको भी यहाँ पे क्या करेगा, सेव करेगा। तो ये बस हाँ थोड़ा कॉस्टली है बट ये क्या है, बहुत ही इफेक्टिव एक तरीके से कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो भी हम न्यू ड्रग्स यहाँ पर बना रहे हैं उसका यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। तो देखिए ये क्या है, ऑर्गन ऑन अ चिप इज अ मल्टी चैनल 3D माइक्रोफ्लूइड सेल culture integrated circuit that stimulates the activity mechanism and physiological responses of an entire organ or an organ system। जो भी जहाँ भी जिस ऑर्गन के लिए बनाया गया है, ठीक है, अगर हमने लंग्स के लिए बनाया है इस चिप को तो ये लंग ऑन चिप है, स्टमक के लिए तो स्टमक ऑन चिप, लिवर ऑन चिप, गट ऑन चिप, इवन स्किन ऑन चिप। इंडिया में हमारे यहाँ आप अगर देखेंगे तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में स्किन ऑन चिप को यहाँ पर बनाया गया है जिससे हमारे जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे वो पूरी प्रोसेसिंग करता है, उसकी मिमिक्री करता है और यहाँ पे ड्रग्स के में कैसा वो क्या करता है, मतलब कि वर्क करता है, उसमें कैसा वो रोल प्ले करता है उसके बारे में पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेवलप किया गया है कि इंडिया हैव ऑल्सो बीन डेवलपिंग ऑर्गन ऑन अ चिप मॉडल। कौन कौन से यहाँ पे अभी स्किन ऑन चिप यहाँ पे मॉडल तैयार किया गया है, रेटिना ऑन चिप जिसमें आंखों रेटिना में हमारे रेटिना का ये जो मॉडल इसको भी प्रिपेयर किया गया है, प्लेसेंटा ऑन चिप। इंडिया भी क्या कर रहा है अभी भी, अब इसके जो आउटकम्स होंगे इस मॉडल की इसके अभी हमें पता नहीं है बट ये जो टेस्ट है इसको हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं जिससे क्या होगा, जो हम यहाँ पे ये मेनली क्या है, टेस्ट ड्रग, जो हमारे ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए मेनली इसको यूज़ किया जाएगा, ओके। और ये कैसा होगा, तो देखिए रिसर्चर एंड बायोमेडिकल कंपनीज इन वेस्ट हैव स्टार्टेड बिल्ड असेंबलीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन चिप। दीज चिप्स आर स्मॉल डिवाइस कंटेनिंग ह्यूमन सेल्स दैट मिमिक द इन्वायरमेंट ऑफ इन ह्यूमन ऑर्गन विच अलाउ दैम टू यूज टू टेस्ट न्यू ड्रग्स, है ना, जो कि ये अलाउ करेगा कि जब मतलब मेनली ये जो हम न्यू ड्रग्स का यहाँ पे टेस्ट करते हैं उसको यहाँ पे अलाउ करेगा, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करें, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 1300 years old बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन ओडिशा जजपुर में यहाँ पर 1300 साल पुराना यहाँ पे बुद्धिस्ट का क्या पाया गया, स्तूपा पाया गया। मेनली यहाँ पर क्या है, कैंडोलाइट की यहाँ पे माइनिंग की जाती थी। कैंडोलाइट एक स्टोन होता है जिसका मेनली यूज़ किया जाता है किसमें, जो भी हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं हेरिटेज, जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल है ना, कोणार्क टेम्पल है, यहाँ पर इन स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली स्टोन की यहाँ पे माइनिंग की जाती थी। इसी माइनिंग के थ्रू यहाँ पर क्या मिले हमें, बुद्धिस्ट यहाँ पे कुछ रिलिक्स मिले हैं, मतलब कि चीज़ें मिले हैं, तो जिससे ये पता चला है कि यहाँ पर क्या था, बुद्धिस्ट स्तूपा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बुद्धिस्ट स्तूपा एट द कॉर्नेलाइट माइनिंग साइट्स
At Paravrati in Sukna Helmet in Jaipur district, another smaller stupa has been completely destroyed due to mining. अब यहाँ पे छोटा सा स्तूप था, अब माइनिंग के कारण क्या होगा, ये जो स्तूप है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, इसके हमें कुछ यहाँ पे एविडेंस मिले हैं जिसके कारण हमें ये पता चला कि यहाँ पे स्तूपा है। अब देखिए इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो बुद्धिस्ट कॉर्नरडेलाइट स्टोन, यहाँ में कॉर्नरडेलाइट स्टोन जो है इसके बारे में हमें पढ़ते, ये क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इंडिया में कहाँ इसको क्या कहा जाता है, बेजवाड़ा जेनेसिस एंड कैलासा जेनेसिस। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कहाँ है हमारे इंडिया में, जो हमारा ईस्टर्न घाट है विजयवाड़ा और कक्टस इन इंडिया, मेनली वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये श्रीलंका, बर्मा, यहाँ पर भी क्या है, ये मंगोलिया रीजन ऑफ चाइना है ना, यहाँ पर भी पाया जाता है। यूज़ क्या है इसका यूज़ किया जाता है जो हमारे टेम्पल्स होते हैं है ना, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, इसमें इसको बनाने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। ये इस तरीके का कुछ यहाँ पर पत्थर होता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यहाँ पर, बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लोड 16.8% इन थर्ड क्वार्टर। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो बैंक की क्रेडिट्स हैं उसकी ग्रोथ में हमें कितना 16.8% यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेनली क्या कहा है, एग्रीगेट डिपॉजिट, जो हमारे डिपॉजिट रेट्स हैं वो तो यहाँ पे बढ़े हैं, कितना 10.3% यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखिए द एग्रीगेट डिपॉजिट रेट 10.3% ग्रोथ इन क्रेडिट वॉज लेड बाय ब्रांचेस इन मेट्रोपोलिटन सेंटर्स विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ टोटल बैंक क्रेडिट डाटा रिलीज बाय सेंट्रल बैंक। यहाँ पर हमारे जो डिपॉजिट रेट्स हैं, मतलब जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस रेट में तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे क्या है, टोटल बैंक क्रेडिट है, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है उसमें हमें यहाँ पे स्लो दिखाई दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें बस यही बताया, ग्रोथ फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक रिमेन हायर इन 19.1%, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें 19.1% यहाँ पे ग्रोथ रेट है। करेंट एंड सेविंग डिपॉजिट्स रिकॉर्डेड 4.6% एंड 7.3%। जो करंट है, करंट हमारे डिपॉजिट कितना है 4.6% और डिपॉजिट में हमारा 7.3%। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इम्प्रूव 8.8% ग्रोथ 6.9 ईयर अर्लियर। जो हमारे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं है ना, जो हमारे पब्लिक जैसे कि SBCs वगैरह हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स ऑफ 13.2% एक्सपेंशन, जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें भी हमें एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाई दिया है। बट जो क्रेडिट है जैसे कि लोन वगैरह प्रोवाइड करने, इस रेट में यहाँ पर क्या दिखाई दिया है, हमें स्लो दिखाई दिया है। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। PDF के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्ड्स न्यूज़ एनालिसिस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।